नमस्कार, नमस्ते बिहार में राहुल ओझा आपके साथ और मैं हूं रुचिका राज आपके साथ। पटना में बीपीएससी अभ्यर्थियों पर लाठीचार्ज के मामले में अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी का बयान सामने आया है। पुलिस पदाधिकारी ने बताया कि प्रदर्शनकारी नेहरू पथ पर बीपीएससी कार्यालय के पास प्रतिबंधित क्षेत्र में प्रदर्शन कर रहे थे। बार बार अनुरोध करने पर भी नहीं मानने पर पुलिस ने हल्का बल प्रयोग किया। अफवाह फैलाने वालों और उकसाने वालों पर एफआईआर दर्ज की गई है। पुलिस का आरोप है कि 23 दिसंबर की शाम में भी प्रदर्शन हुआ था। गर्दनीबाग अस्पताल में तोड़फोड़ की गई थी। चिकित्सकों और स्टाफ से दुर्व्यवहार किया गया था। पुलिस का आरोप है कि गर्दनीबाग धरनास्थल पर कुछ लोगों द्वारा बीपीएससी की 13 दिसंबर को हुई परीक्षा को रद्द करने की मांग को लेकर धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। प्रदर्शन का नेतृत्व करने वालों से अधिकांश लोग गैर परीक्षार्थी हैं। इन लोगों द्वारा आधारहीन अफवाह फैलाकर परीक्षार्थियों को उकसाने की कोशिश की जा रही है। इनमें कुछ कोचिंग संचालक भी शामिल हैं, जिनमें रमांशु क्लासेस के रमांशु कुमार, सुनामी जीएस गुरु सुजीत, ज्ञान बिंदु जीएस क्लासेस के रोशन आनंद तथा कथित छात्र नेता दिलीप कुमार, परफेक्शन जीएस के चंदन प्रिय और कौटलिया जीएस के प्रवीण कुमार और प्रदीप कुमार, रोहित कुमार शामिल है। प्रदर्शन को कुछ सोशल मीडिया हैंडलर्स भी उकसा रहे थे। शिक्षकों के द्वारा प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से उन सभी विद्यार्थियों को उकसाया जा रहा है। इसके अलावा सोशल मीडिया हैंडल जैसे बीपीएससी नेटवर्क, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज, सिविल अड्डा, यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जामिनेशन एवं अन्य सोशल मीडिया हैंडल के द्वारा भी विद्यार्थियों को लगातार दिग्भ्रमित करने एवं उकसाने हेतु सोशल मीडिया पे कई प्रकार के पोस्ट किए जा रहे हैं। दिनांक 23 दिसंबर को भी गर्दनीबाग अस्पताल में अभ्यर्थियों के द्वारा तोड़फोड़ किया गया, जहां सरकारी कार्य में बाधा उत्पन्न करते हुए विधि विरुद्ध जमाव की स्थिति उत्पन्न हुई। आज दिनांक 25 दिसंबर को भी बीपीएससी अभ्यर्थियों के द्वारा अवैध रूप से सैकड़ों की संख्या में बीपीएससी कार्यालय का घेराव किया गया। बिना अनुमति विधि व्यवस्था की समस्या को उत्पन्न की गई तथा जिससे आम जनों को काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ा। चूँकि नेहरू पथ राजधानी का सबसे व्यस्तम सड़क है तथा यह पूर्व से ही प्रतिबंधित क्षेत्र है, जहां अभ्यर्थियों के द्वारा सड़क मार्ग को अवैध रूप से अवरुद्ध किया जा रहा था। उक्त विधि विरुद्ध जमाव को हटाने के लिए प्रशासन के द्वारा उन सभी अभ्यर्थियों को समझाने का प्रयास किया गया, परंतु एक भी अभ्यर्थी वहां से हटने को तैयार नहीं हुए तथा उग्र होने लगे। इस हेतु प्रशासन के द्वारा हल्का बल का प्रयोग कर विधि विरुद्ध जमाव को हटाया गया तथा उस दौरान किसी भी प्रकार की किसी को भी कोई क्षति नहीं पहुंची है। सभी अभ्यर्थियों को उकसाने, भड़काने तथा अस्पताल में तोड़फोड़ करने वाले संबंधित अभ्यर्थियों, शिक्षकों एवं सोशल मीडिया हैंडल के धारक और उपभोगकर्ताओं के विरुद्ध गर्दनीबाग थाना में प्राथमिकी दर्ज कराई गई है तथा उन सभी के विरुद्ध विधि सम्मत कार्रवाई हेतु नोटिस भेजी जा रही है। पटना में बीपीएससी ऑफिस का घेराव करने पहुंचे अभ्यर्थियों पर पुलिस ने लाठीचार्ज किया। पुलिस के जवानों ने अभ्यर्थियों को दौड़ा कर पीटा। अभ्यर्थियों ने पुलिस अधिकारियों पर गाली देने का भी आरोप लगाया। लाठीचार्ज में कई अभ्यर्थी घायल भी हुए हैं। इन तस्वीरों को देखिए। तस्वीरें पटना की है। 17वीं बीपीएससी परीक्षा रद्द करने की अपनी मांग को लेकर कुछ अभ्यर्थी बीपीएससी का घेराव करने आए थे। पुलिस ने पहले इन्हें समझाकर हटाने की कोशिश की, लेकिन ये जाने को तैयार नहीं थे। जब छात्र नहीं माने तो पुलिस ने लाठीचार्ज किया। अभ्यर्थियों को दौड़ा कर पीटा। लाठीचार्ज में कई अभ्यर्थी घायल भी हुए हैं। हाथ दे रहा है, गोली चला संजीव कुमार, आपको बता दें बीपीएससी
17वीं संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 13 दिसंबर 2024 को सिंगल शिफ्ट में हुई थी। परीक्षा के दौरान पटना के बापू परीक्षा केंद्र पर कुछ छात्रों ने हंगामा किया। पेपर वायरल होने की अफवाह उड़ाई गई। कुछ छात्रों ने आरोप लगाया कि पेपर देरी से बांटा गया। जो पेपर दिया गया उसकी सील पहले से खुली हुई थी। बीपीएससी अध्यक्ष ने आरोपों को सिरे से नकार दिया, लेकिन सेंटर पर हुए हंगामे की वजह से बापू सेंटर की परीक्षा रद्द कर दी गई। लेकिन कुछ छात्र पूरी परीक्षा रद्द करने की मांग कर रहे हैं। हालांकि इस पर सियासत भी तेज है। सत्ता पक्ष के नेताओं का आरोप है कि विपक्ष के लोग छात्रों में भ्रम फैलाने में लगे हुए हैं। न्यूज़ 18 के लिए पटना से धर्मेंद्र कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। बीपीएससी अभ्यर्थियों पर लाठी चार्ज को लेकर तेजस्वी यादव ने सरकार पर हमला बोला है। सोशल मीडिया साइट एक्स पर तेजस्वी ने लिखा है कि मानसिक रूप से बीमार लोग प्रदेश चला रहे हैं, उन्हें खोज खबर ही नहीं बिहार में क्या हो रहा है। बीजेपी ने प्रदेश में गुंडागर्दी की सीमा पार कर दी है। तो तेजस्वी यादव का यह पोस्ट आपको दिखा रहे हैं, जहां लिखा है कि मानसिक रूप से बीमार लोग प्रदेश चला रहे हैं, उन्हें खोज खबर नहीं है कि बिहार में क्या हो रहा है। बीजेपी ने प्रदेश में गुंडागर्दी की सीमा पार कर दी है। इसके साथ साथ कुछ उन्होंने फोटो जो हैं वो भी शेयर किया है। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के आवास पर एनडीए के नेताओं की बड़ी बैठक हुई। करीब 50 मिनट तक चली बैठक में अंबेडकर विवाद पर बातचीत के साथ गठबंधन में तालमेल पर भी चर्चा हुई और साथ में ये भी साफ हो गया कि नीतीश कुमार के नाम पर एनडीए में कोई कंफ्यूजन नहीं है। दो 2025 में होने वाले बिहार विधानसभा चुनाव में भले ही अभी 8 से 10 महीनों का समय है, बिहार चुनाव को लेकर एनडीए की तैयारी चल रही है। दिल्ली में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के आवास पर एनडीए नेताओं की बड़ी बैठक हुई। बैठक में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के साथ साथ जेडीयू कोटे के मंत्री ललन सिंह, केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी, आरएलएम के उपेंद्र कुशवाहा सहित कई दूसरे नेता भी मौजूद रहे। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के आवास पर एनडीए नेताओं की बैठक हुई। आप देख सकते हैं करीबन आधे घंटे से ज्यादा ये जो है एक बैठक हुई। बैठक में एनडीए नेताओं के बीच में किस तरह से समन्वय हो, विषयों को लेकर चर्चा हुई। बैठक की अगर बात करें तो जेपी नड्डा के साथ साथ केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। इस बैठक से साफ हो गया कि नीतीश कुमार के नाम पर एनडीए में कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं है। यहां तक कि बैठक वाले दिन ही केंद्रीय कपड़ा मंत्री गिरिराज सिंह ने नीतीश कुमार के लिए भारत रत्न की मांग कर कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। वर्षों तक सेवा की ऐसे व्यक्ति को देश में पुरस्कृत करने की जरूरत है, चाहे जिस भी पद से स्वीकार किया जाए, भारत रत्न जैसे चीजों से नवाजा जाए। बैठक में सरकार की नीतियों को धरातल पर उतारने पर चर्चा के साथ साथ एनडीए में और बेहतर समन्वय पर बातचीत हुई। तय हुआ कि एक कैबिनेट और एक राज्य मंत्री सांसदों के साथ समन्वय करेंगे। अगर कोई कंफ्यूजन हुआ तो उसे दूर करेंगे। इस बैठक में एनडीए दलों के बीच में बेहतर समन्वय के साथ किस तरह से काम हो, उस विषय को लेकर चर्चा हुई। आधे घंटे से ज्यादा ये जो है एक बैठक हुई। बैठक में एनडीए नेताओं के बीच में किस तरह से समन्वय हो, उस विषयों को लेकर चर्चा हुई। बैठक की अगर बात करें तो जेपी नड्डा के साथ साथ केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। अभी चंद दिन पहले पटना बिहार एनडीए की बैठक हुई, फिर बिहार बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक हुई और अब बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के आवास पर एनडीए नेताओं की बड़ी बैठक हुई। ये बैठकें बताने के लिए काफी हैं कि एनडीए के नेता 2025 चुनाव को कितनी सीरियसली ले रहे हैं। न्यूज़ 18 के लिए दिल्ली से पवन गौड़ के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। केंद्रीय कपड़ा मंत्री और बीजेपी के फायर ब्रांड नेता गिरिराज सिंह ने बिहार के सीएम नीतीश कुमार को भारत रत्न देने की मांग की है, जिसकी चर्चा खूब हो रही है। इतने दिनों तक मुख्यमंत्री रहे, आज के बच्चे जो 30 साल के हो गए हैं, उन्होंने नहीं देखा लालू जी का जंगल राज। पूर्व मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न मिले, ये नीतीश कुमार की काफी पुरानी मांग रही थी। इसी साल ये मांग पूरी हुई, कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न दे दिया गया है और अब नीतीश कुमार को भारत रत्न देने की मांग उठने लगी है। ये मांग की है केंद्रीय मंत्री और बीजेपी नेता गिरिराज सिंह ने। ऐसे व्यक्ति को देश में पुरस्कृत करने की जरूरत है, चाहे जिस भी पद से स्वीकार किया जाए, भारत रत्न जैसे चीजों से नवाजा जाए।
गिरिराज सिंह की ओर से नीतीश कुमार को भारत रत्न की मांग के समर्थन में एनडीए की पूरी फौज उतर आई है। एक सुर में एनडीए के नेताओं ने नीतीश के लिए गिरिराज सिंह के बयान का समर्थन किया है। जो मांग गिरिराज जी ने किया है, भारतीय जनता पार्टी उसका पूर्ण समर्थन करती है। गिरिराज सिंह जी की मांग बिल्कुल जायज है। नीतीश कुमार ने जिस जंगल राज और कुव्यवस्था से बिहार को निकालकर यहाँ तक लाया है, उसके लिए नीतीश कुमार को भारत रत्न मिलना ही चाहिए। नीतीश कुमार जी से बेहतर इस उपाधि के लिए कोई हकदार नहीं हो सकता। हालांकि नीतीश के लिए गिरिराज सिंह की ओर से भारत रत्न की मांग का आरजेडी के नेता कुछ और ही राजनीतिक एंगल निकाल रहे हैं। भारत रत्न, नोबेल पुरस्कार सब देंगे, लेकिन चुनाव के बाद फिर महाराष्ट्र में शिंदे जी की तरह नीतीश जी को भी कुर्सी से बेदखल करेंगे। ये पहला मौका है जब बीजेपी के किसी नेता ने नीतीश कुमार को भारत रत्न देने की मांग की है। इससे पहले जेडीयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा और जेडीयू नेता छोटू सिंह नीतीश कुमार को भारत रत्न देने की मांग कर चुके हैं। ये मांग तब हो रही है जब अगले साल बिहार में विधानसभा के चुनाव होने हैं और मांग उठाने वाले हैं गिरिराज सिंह, जो कभी नीतीश कैबिनेट में रहते हुए नीतीश कुमार के आलोचक माने जाते थे और खुलकर अपनी बातें कहते थे। हालांकि लंबा वक्त गुजर चुका है, नीतीश और बीजेपी अब एक साथ हैं और नीतीश बिहार के मुख्यमंत्री हैं तो गिरिराज सिंह केंद्र में मंत्री। न्यूज़ 18 के लिए बेगूसराय से संतोष कुमार और पटना से विनीता मिश्रा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। सीएम नीतीश पर तेजस्वी यादव ने ऐसा बयान दे दिया जिससे बिहार की सियासत सुलग गई। तेजस्वी ने कहा कि सीएम नीतीश बीजेपी के कब्जे में है, सीएमओ का नियंत्रण बीजेपी कर रही है, अमित शाह के पास सरकार का पूरा कंट्रोल है। तेजस्वी के इस बयान पर बिहार में सियासी बवाल मचा है। यहाँ का जो सीएमओ है वो उसका कंट्रोल जो है भाजपा के नेताओं के पास। नेता प्रतिपक्ष का एजेंडा और भाषा पर हम लोग वक्तव्य नहीं देते हैं। लालू प्रसाद जी का परिवार सिर्फ और सिर्फ भ्रष्टाचार के लिए जाना जाता है। हम जब पॉलिटिकल सिजेरियन इंजेक्शन देते हैं ना, वो दर्द असहाय करता है। सीएम नीतीश को लेकर तेजस्वी यादव के बयान पर बिहार की सियासत सुलग गई है। तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार को लेकर बड़ा आरोप लगाया। तेजस्वी ने कह दिया कि नीतीश को बीजेपी चला रही है, बीजेपी के पास सीएमओ का नियंत्रण है, अमित शाह के पास पूरा कंट्रोल है। सुनिए तेजस्वी यादव का वो बयान जिस पर सियासी घमासान मचा है। यहाँ का जो सीएमओ है वो उसका कंट्रोल जो है भाजपा के नेताओं के पास है और जो इनके कुछ 4 जो नेता हैं, 2 दिल्ली में चले गए हैं, 2 यहाँ हैं, वो भाजपा के संपर्क में है। तो पूरी तरीके से कंट्रोल जो है अब अमित शाह जो है कर रहे हैं। तेजस्वी के इस बयान के बाद एनडीए के दिग्गज नेताओं ने एक सुर में पलटवार शुरू कर दिया। एनडीए ने तेजस्वी को लालू राबड़ी शासनकाल की याद दिलाई। विजय सिन्हा ने लालू प्रसाद को बिहार की बर्बादी का सबसे बड़ा नायक बता दिया। तो जेडीयू ने पूछा कि तेजस्वी के माता पिता के शासनकाल में कौन लोग सरकार को हाईजेक किए हुए थे। जो बिहार को जंगल राज का स्वरूप में गुंडा राज में तब्दील किया और बिहार के अंदर एक फ्रॉडिज्म का राजनीति का शुरुआत किया है। श्रीमान लालू प्रसाद यादव बिहार के बर्बादी का सबसे बड़े नायक है। लालू प्रसाद जी का परिवार सिर्फ और सिर्फ भ्रष्टाचार के लिए जाना जाता है। लालू जी के परिवार के द्वारा इस बिहार को लूटने का काम किया गया और इस तरह का बयान लालू जी पहले बोले, फिर उनके परिवार के बच्चे बोल रहे हैं, ये अत्यंत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। माननीय तेजस्वी यादव जी, राजनैतिक रूप से कौन किसको हैक करता है, इसके तो आपके माँ पिता का शासनकाल साक्षात उदाहरण है। वित्त विभाग कौन चलाता था? अघोषित रूप से आपके मामा मान्यवर साधु यादव जी, मान्यवर सुभाष यादव जी। फर्नीचर तक सुरक्षित नहीं रहता था। नीतीश सरकार पर बीजेपी का नियंत्रण है, सरकार पर पूरा कंट्रोल अमित शाह का है। तेजस्वी के हाईजेक वाले बयान पर बिहार में सियासी महाभारत छिड़ गया है और बिहार का सियासी पारा ठंड मौसम में भी गर्मा गया है। न्यूज़ 18 के लिए पटना से धर्मेंद्र कुमार और आनंद अमृतराज की रिपोर्ट।
नीतीश कुमार पर तेजस्वी के आरोप पर बिहार में सियासी घमासान मचा है। बिहार बीजेपी अध्यक्ष ने कहा कि तेजस्वी उटपटांग बातें करते रहते हैं, तो डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने कहा तेजस्वी यादव क्या हैं, उनकी पहचान क्या है। मंत्री नितिन नवीन ने कहा कि तेजस्वी के माता पिता के समय रिमोट से सरकार चलती थी। मंगल पांडे ने भी तेजस्वी पर निशाना साधा। देखिए, उटपटांग बात करना उसकी आदत हो गई है। सपना में चलना, सपना देखना, उटपटांग बोलना, अब यही सब विपक्ष का काम रह गया है और विपक्ष के पास सब कोई काम नहीं। तेजस्वी यादव जी क्या है, उनकी पहचान क्या है, उनकी पहचान क्या है? माता पिता पूर्व मुख्यमंत्री थे, यही उनकी पहचान है। जमीन पर उनका कोई मेहनत है। लोकतंत्र की परिभाषा हम लोग को समझाएगा। जिसके परिवार में लोकतंत्र नहीं हो वो क्या लोकतंत्र की परिभाषा हमको समझाएगा? तो तेजस्वी यादव के न परिवार में लोकतंत्र है न पार्टी में लोकतंत्र है। वो तो राजशाही शासन के साथ सोचते हैं। सब कुछ बहुत बढ़िया से हमारे मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में चल रहा है। जनता का विश्वास बढ़ रहा है। उपचुनाव में भी जनता ने चारों सीट एनडीए की झोली में डाल दिया। तो इन सारे कारणों से उनके पेट में दर्द हो रहा है। अब उस दर्द की दवा तो उन्हें ही खोजनी पड़ेगी। इस दर्द की दवा तो हम लोगों के पास है नहीं। नीतीश की यात्रा पर सवाल उठाने पर मंत्री संतोष सिंह ने लालू प्रसाद पर हमला बोला है। संतोष सिंह ने कहा कि लालटेन में ना अब तेल है और ना बत्ती। इस बार आरजेडी का सफाया हो जाएगा। वैसे भी लालटेन में तेल अब नहीं रह गया है, ना बाती है, और इस बार सफाया हो जाएगा, शीशा उसा सब फूट जाएगा। लालू जी का ये परिवार के अंतिम यात्रा रहेगी, राजनीतिक यात्रा। अब बिहार के लोग ऐसे लोगों को पसंद नहीं करते हैं। सीएम नीतीश कुमार की प्रगति यात्रा पर विपक्ष लगातार सवाल उठा रहा है। विपक्ष बीजेपी के राज्यसभा सांसद मनन कुमार मिश्र ने विपक्ष पर हमला बोला। मनन कुमार मिश्र ने कहा कि नीतीश प्रगति यात्रा में जमीनी हकीकत जान रहे हैं। अगर तेजस्वी यात्रा करते हैं तो कोई सवाल नहीं उठता है, नीतीश की यात्रा पर सवाल क्यों? जी किसी यात्रा पर निकले तो वो सही, और अगर हमारे नीतीश जी जो कि हमारे सूबे के मुख्यमंत्री हैं, वो किसी यात्रा पर निकले किसी कंस्ट्रक्टिव काम के किसी उद्देश्य से, तो वो इनके लिए चर्चा का विषय हो गया। इस पर बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं देना है। मुख्यमंत्री एक अच्छे उद्देश्य से निकले हैं। भारत की सियासत में ऐसे बेहद कम व्यक्तित्व मिलते हैं जिन्हें राजनीति के साथ साथ विचारों और सिद्धांतों की बखूबी सूझबूझ हो। बिहार के नए राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ऐसे ही प्रतिभा के धनी शख्सियत है। इनकी विद्वता, सुलझी हुई सोच और दृढ़ संकल्प इन्हें दूसरों से अलग बनाती है। केरल में 5 साल का कार्यकाल पूरा करने के बाद आरिफ अब बिहार के नए गवर्नर बनाए गए हैं। रिपोर्ट के जरिए समझते हैं आरिफ मोहम्मद खान की व्यक्तित्व को। आरिफ मोहम्मद खान वो शख्सियत जो अपनी विद्वता, सुलझी हुई सोच के साथ ही खुले विचारों के लिए जाने जाते हैं। 5 सितंबर 2024 को केरल के राज्यपाल के रूप में 5 साल का आरिफ का कार्यकाल समाप्त हुआ, पर उनकी कार्यकुशलता और बेहतरीन समझ के चलते केंद्र सरकार ने उन्हें केरल में ही बनाए रखा। अब 4 महीने बाद उन्हें बिहार का राज्यपाल नियुक्त किया गया है। बिहार राजनीतिक रूप से जागरूक और संवेदनशील राज्य है। यहाँ पर जाति और धर्म की राजनीति का प्रभाव ज्यादा देखा जाता है। ऐसे में केंद्र की एनडीए सरकार ने आरिफ मोहम्मद खान को बिहार का राज्यपाल नियुक्त कर मुस्लिम समाज पर पैठ बैठाने की कोशिश की है। विधानसभा चुनाव से पहले ये नियुक्ति, ये संभावना जताई जा रही है कि मुस्लिम समाज के पढ़े लिखे तबके को सरकार की ओर आकर्षित करने की कोशिश बीजेपी की तरफ से की जा रही है। आरिफ मोहम्मद खान का जन्म 18 नवंबर 1951 को उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में हुआ। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय से बीए ऑनर्स और लखनऊ विश्वविद्यालय से एलएलबी की पढ़ाई की। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी छात्र संघ के महासचिव और अध्यक्ष रहे। 1977 में मात्र 26 वर्ष की आयु में यूपी विधानसभा के सदस्य बने। 1980 में कानपुर से 7वीं लोकसभा के लिए चुने गए। 8वीं, 9वीं और 12वीं लोकसभा के लिए बहराइच सीट से सांसद रहे।
केंद्र सरकार में ऊर्जा और नागरिक उड्डयन मंत्रालय का काम भी संभाला, जबकि सितंबर 2019 को केरल के राज्यपाल बनाए गए। केरल में आरिफ मोहम्मद खान ने वामपंथी सरकार को संविधान और कानून के दायरे में बांधकर कई बार उनकी नीतियों को चुनौती दी। उनके प्रयासों का परिणाम यह हुआ कि बीजेपी ने केरल में अपनी राजनीतिक स्थिति को मजबूत किया। यही नहीं, पार्टी ने इस बार के लोकसभा चुनाव में केरल में पहली बार खाता भी खोला। बिहार में 8 महीने के बाद विधानसभा चुनाव होना है। ऐसे में इस नियुक्ति को बीजेपी की रणनीति के तौर पर भी देखा जा रहा है। बिहार में मुस्लिम, यादव, दलित और अन्य पिछड़े वर्गों का समीकरण बीजेपी के लिए हमेशा चुनौतीपूर्ण रहा है। ऐसे में आरिफ मोहम्मद खान की नियुक्ति बीजेपी को नई दिशा दे सकती है। शाहबानो प्रकरण पर उनके सिद्धांतवादी रवैये ने यह साबित कर दिया कि आरिफ मोहम्मद खान अपने विचारों और मूल्यों से कभी समझौता नहीं करते। उन्होंने राजीव गांधी सरकार की कैबिनेट से इस्तीफा दे दिया था क्योंकि वे 3 तलाक के मुद्दे पर सरकार के रुख से सहमत नहीं थे। उनका तर्क था कि कुरान में 3 तलाक का कोई प्रावधान नहीं है, तो इसे भारत में क्यों लागू किया जाए। आरिफ मोहम्मद खान एक विद्वान व्यक्ति हैं जिनकी समझ राजनीतिक, सामाजिक, साहित्य, वेद, कुरान, कानून और संविधान में काफ़ी गहरी है। उनका मानना है कि मुस्लिम समाज को अपनी रूढ़िवादी सोच से बाहर निकलना चाहिए, शिक्षा और तकनीक के क्षेत्र में प्रगति करनी चाहिए। यही वजह है कि उनकी समझ और सोच के कारण उन्हें मुस्लिम समाज के एक वर्ग का क्रोध भी झेलना पड़ा। आरिफ मोहम्मद खान मुस्लिम समाज को आधुनिक शिक्षा और तकनीकी कौशल अपनाने की प्रेरणा देते रहे हैं। उनका मानना है कि शिक्षा ही समाज को अंधविश्वास और पिछड़ेपन से बाहर निकाल सकती है। आरिफ मोहम्मद खान की नियुक्ति बिहार के राज्यपाल के रूप में न केवल राज्य बल्कि पूरे देश के लिए महत्वपूर्ण है। उनकी विद्वता, सिद्धांतों के प्रति प्रतिबद्धता और राजनीतिक कौशल बिहार की राजनीति और सामाजिक संरचना में एक नई ऊर्जा का संचार कर सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं।